हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम हमारा 12th स्टैंडर्ड का जो कि चैप्टर नंबर 3 है इनहेरिटेंस वेरिएशन ये देखने वाले हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपको ये चीज़ें जाननी होती है कि बेसिकली कैसे आपके क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनके रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स है क्या, या इससे रिलेटेड कैसे हमारे कोई जेनेटिक मटेरियल एक से जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हमारे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, जिसमें आपकी सबसे पहला आपका महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। नॉट इवन इन महाराष्ट्र बोर्ड, आपके नीट और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारे स्टूडेंट के लिए जो हार्ड चैप्टर माना जाता है एज अ जेनेटिक है, ये वो चैप्टर है। ओके, जेनेटिक्स इसके अंदर टोटली आपका है, जिसमें हम आज देखने वाले हैं कि बेसिक आपका जो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है इसमें आपको 3.1 दिया है जो कि बताता है क्रोमोसोम एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। तो ये इनहेरिटेंस होता क्या है? क्रोमोसोम तो हमको समझता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई तो डीएनए वाला पार्ट है जो कॉइल्ड हो जाता है, उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ये इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब जो भी कैरेक्टर मेरे पास प्रेजेंट है वो आगे के जनरेशन में जब चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन्स या विद द हेल्प ऑफ आवर डीएनए, तो इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस होना। ठीक है, मतलब मेरे आंखों का कलर, मेरे हेयर्स का कलर या मेरा हाइट का बॉडी का, ये सब बेसिक क्या है, मेरे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है। अगर ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। आपके मैं इसके अंदर एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, बेसिकली जो आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर है। इसमें आपके जो बेसिक साइंटिस्ट हमारे जिन्होंने काफ़ी अच्छा खासा फाइंड आउट किया है, जिनका नाम है जॉर्ज मेंडल। ये वो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया कि इनहेरिटेंस होता क्या है, कैसे ट्रांसमिशन होता है किसी भी कैरेक्टर का आगे के जनरेशन में। ठीक है, तो आइए इसमें जानते हैं कि बेसिक जॉर्ज मेंडल ने क्या किया है कि क्रोमोसोम डिटेक्ट होने के भी पहले ना इन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में जान लिया था कि कैसे कोई चीज़ है ट्रांसफर हो रही है। ओके, विदाउट क्रोमोसोम के कोई नॉलेज के। इवन इन्होंने जो भी सारे अपने काम किए ना, ये सारे मैथमेटिकली थे, सारे स्टैटिस्टिकली तरीके थे, और काफ़ी अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन था इनका ये सारी चीज़ों में। आपने आपके लोअर स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर पढ़ा है कि मेंडल ने टोटल पी प्लांट के ऊपर काम किया था, जो कि मटर का प्लांट होता है, इसके ऊपर काम किया था उन्होंने। तो इन्होंने देखा था कि 7 डिफरेंट अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे एक पी प्लांट के पास। जैसे उसके हाइट की बात करें, उसके सीड की बात करें, उसके पॉट शेप की बात करें, उसके फ्लावर्स की कलर की बात करें, तो ऐसे अलग अलग करके हमारे पास टोटल 7 कैरेक्टर थे जिनके ऊपर स्टडी किया था हमारे जॉर्ज मेंडल जी ने। ठीक है, जॉर्ज मेंडल ने बेसिक इनके ऊपर स्टडी करके क्या बोला कि ये जो भी एक प्लांट का फिजिकल कैरेक्टर है ना, ये आगे के जनरेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर होते जा रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने एक और सेंटेंस बोला कि आगे के जनरेशन में सिर्फ फिजिकल कैरेक्टर नहीं ट्रांसफर हो रहे, कुछ तो ऐसा है इनके साथ जो वो भी क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता है। तो उन्होंने वर्ड बोला समथिंग, देयर इज समथिंग, समथिंग कुछ तो है जो फिजिकल कैरेक्टर को लेके जाने के लिए कोई तो है जो मदद करता है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि इसी के साथ इसको उन्होंने वर्ड दिया समथिंग, जो कि बाद में और भी साइंटिस्ट आए ना, तो जब इन्होंने और फाइंडिंग्स की जॉर्ज मेंडल के ऊपर, तो इनको पता चला कि वो समथिंग को फिर उन्होंने एक दूसरा टर्म दिया, उन्होंने बोला फैक्टर्स। ठीक है, कोई तो ऐसा एक फैक्टर है जो क्या करता है, फिजिकल अपीयरेंस या बॉडी के ट्रेड्स को क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करता है। लास्ट में बेसिकली अभी के टाइम में अगर सिंपल बात की जाए ना, जो जॉर्ज मेंडल ने समथिंग बोला, अदर साइंटिस्ट ने फैक्टर्स बोला, हम बोलते हैं वो क्या होता है, कुछ नहीं, जीन्स होता है। ठीक है, जो अभी तक ये लोग समथिंग फैक्टर्स करके बात कर रहे थे, तो अभी के टाइम में हमको पता चल गया है कि जो भी एक कैरेक्टर को आगे के जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए मदद कर रहा है वो क्या है, जीन्स होता है। ठीक है, तो जीन्स बेसिक इसमें रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब जॉर्ज मेंडल का ये जो भी थ्योरी था, इसको प्रूफ कैसे कर दिया इन्होंने, मतलब प्रूफ करने की तो बात अलग थी, इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड क्यों हो गया कि अरे भाई जॉर्ज मेंडल एकदम सही है, सारे कैरेक्टर सही है, क्या पहली बार किया है इसलिए? नहीं, इसके बहुत बड़े रीजंस थे। बिकॉज जॉर्ज मेंडल ने जो सैंपल लिए थे ना प्लांट्स के, वो बहुत ज़्यादा लार्ज थे। ठीक है, हजारों में इन्होंने सैंपल्स पे वर्क किया और उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी को पब्लिश किया है। तो भाई कोई अगर इतना बड़ा काम करेगा इतने सारे सैंपल्स के साथ, तो बेचारा आइडेंटिफाई करने वाला भी परेशान हो जाएगा, सोचेगा कि भाई ठीक ही है, सही क्या रहेगा। ठीक है, इवन इतना ही नहीं, इन्होंने सारे के सारे जितने भी इनके सैंपल का जब इन्होंने एनालिसिस किया ना, तो उसके बाद इन्होंने सारे डेटा को एक रेशियो फॉर्म में बदल दिया। मतलब बायोलॉजी के अंदर इन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स यूज कर दिया। बाप रे, इतना बड़ा काम। मतलब क्या कि अगर हजारों की संख्या में प्लांट है, जिसमें दिख रहे हैं कि इससे में 800 प्लांट जिनकी हाइट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 200 प्लांट ऐसे जिनकी हाइट क्या है, काफ़ी कम है। तो इन्होंने 800-200 नहीं, इन्होंने एक छोटा फॉर्म निकाला, उसका बहुत ज़्यादा रेशियो फॉर्म बोला। क्या भाई 2:1 के फॉर्म में मेरे को ये चीज़ें दिख रही है, 4:1 के फॉर्म में दिख रही है। मतलब क्या, इतने बड़े डेटा को इन्होंने एक छोटे से रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए इनकी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी एक्सेप्टेड हो रही थी। इवन इन्होंने क्या देखा कि जो इनके 7 अलग अलग कैरेक्टर इन्होंने पी प्लांट में देखे थे ना, वो सभी अलग अलग क्रोमोसोम या अलग अलग जीन्स से क्या हो रहे थे, एक्सप्रेस हो रहे थे।
तो इनका ये भी फायदा हो गया कि जितने भी कैरेक्टर थे, पहली बात तो वो इजीली ऑब्जर्वेबल थे, कलर देखना प्लांट का इजीली ऑब्जर्वेबल है, हाइट ऑफ द प्लांट देखना इजीली ऑब्जर्वेबल है, अंदर के जो सीड्स होते हैं मटर के दाने उनको देखना आसान है, उनके कलर सीड के, ठीक है, उनका जो पॉट शेप मतलब जिसके अंदर वो दाना बंद रहता है उसके शेप का क्या, इवन उसके कलर का, तो मतलब क्या है कि सारे इजीली कैरेक्टर दिखने वाले थे। इवन ये सारे के सारे कैरेक्टर एक अलग अलग जीन से एक्सप्रेस होते थे और ये अलग अलग जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, तो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना हो गया क्या बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है, इसलिए इनकी थ्योरी काफ़ी अच्छी खासी एक्सेप्टेड हो गई थी। बस इन्होंने लास्ट में एक और कैरेक्टर बता दिया कि भाई एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और एक रेसेसिव कैरेक्टर होता है, ठीक है, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। जैसे अगर एक टॉल प्लांट है और एक डॉर्फ प्लांट है, अगर इनके बीच में हम लोग क्या कराते, क्रॉसिंग कराते, मतलब पॉलिनेशन वगैरह कराते, तो जो आगे का जनरेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब जो नया प्लांट इनसे आके जनरेट होगा, उसका हाइट क्या हो सकता है, अगर डोमिनेंट पेरेंट अगर था, टॉल को अगर मैं बोलता कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, तो आगे के जनरेशन में भी हाइट कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा, ठीक है, बिकॉज ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट मतलब क्या, सबसे ऊंचा, सबसे बोलते हैं ना ऊपर का दर्जा देने वाला कैरेक्टर था, और ये जो था ये थोड़ा नॉर्मल कैरेक्टर मतलब रेसेसिव कैरेक्टर था, इसका कैरेक्टर इतना डेवलप नहीं होता था। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो बेसिक आपका एक्सपेरिमेंट था इनका काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, एक्सेप्टेड भी हो गया और काफ़ी हद तक का पॉपुलर भी हो गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में। आज मैं आपको इस लेक्चर में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, वो है आपका मेन इंपॉर्टेंट जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। जो काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं कि अरे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में सब चीज़ें तो सिमिलर दिख रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको एक एक करके आज ये चीज़ क्लियर करता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको जो टर्म दिया है, इट इज़ अबाउट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या, जो जो चीज़ें आप मेरे को फिजिकली अपियर देख सकते हो, मतलब मेरी आंखों का आप कलर देख रहे हो, मेरे हेयर का कलर देख रहे हो, मेरा हाइट देख सकते हो बेसिकली, ठीक है, या मेरे स्किन का कलर देख सकते हो, ये सब क्या है, ये सब मेरे एक बॉडी के कैरेक्टर है जो आप मेरे में देख सकते हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स। मतलब क्या, एक मेरे पास कुछ ना कुछ यूनिक फीचर है, स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एग्जाम्पल में हाइट ऑफ द स्टेम, तो ये सब क्या हो गया, आपके कैरेक्टर हो गया। ओके अभी यही जो कैरेक्टर है, मान लेते हैं कि मेरे आइज का कलर ब्लैक है, ओके है ही वैसे, तो अगर ये आगे के जनरेशन में जब ट्रांसफर हो जाए, क्या मेरे आगे का भी जो बच्चा है उसके आंखों का भी कलर क्या रहे, ब्लैक रहे, तो उस टाइम पे उसके पास जो ये कैरेक्टर पहुंचा उसको मैं कैरेक्टर नहीं बोलूंगा, उस टाइम उसको क्या बोलूंगा, ट्रेड बोलूंगा। मतलब मेरा कैरेक्टर आगे अगर ट्रांसफर होगा तो उसको मैं क्या टर्म देता हूँ, ट्रेड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ट्रेड मतलब क्या होता है कि इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है ये, ठीक है, ये जो कैरेक्टर है इनहेरिटेड है। एग्जाम्पल में टॉल कैरेक्टर हो सकता है, डॉफ कैरेक्टर हो सकता है, तो ये सब कैरेक्टर आगे के जनरेशन में ट्रांसफर हुए। ओके नेक्स्ट इज योर फैक्टर्स। अभी मैंने आपको बताया फैक्टर्स क्या, जो दूसरे साइंटिस्ट ने बोला था ना कि समथिंग फैक्टर है, जीन्स को फैक्टर बताना चाहते, तो वही, ठीक है। जीन्स क्या कंटेन करते हैं, जीन्स हमारे एक छोटे से डीएनए के सेगमेंट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ट्रेड को एक्सप्रेस करने के लिए अपने पास कुछ जेनेटिक सीक्वेंस रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अ पार्टिकल बेसिक है, इट इज अ पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है, मतलब ये एक ऐसा पार्टिकल है जो हमारे कोई ना कोई कैरेक्टर को दिखाने के लिए काम करता है, ठीक है। वही अभी मैंने आपको बता दिया कि जीन का मतलब क्या होता है, बेसिक जीन का मतलब क्या था कि इट इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, ठीक है, जो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ट्रेड या कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए अपने पास कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रखता है, ठीक है, जेनेटिक सीक्वेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड फिफ्थ टर्म है जो कि है अलील्स और अलीलोमॉर्फ्स। अब ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपके पूरे आगे के चैप्टर में ना ये अलील 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 करके ही बहुत आएगा, ठीक है। अच्छा आपको ये पता है कि ह्यूमन बींग के अंदर हम बेसिक 46 क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, लेकिन हर क्रोमोसोम पेयरिंग में होता है, मतलब एक क्रोमोसोम है तो उसके साथ एक और पेयरिंग में बैठा होगा जो कि उसी की तरह एकदम सिमिलर दिखेगा, उसी की तरह हाइट रखेगा, मतलब मॉर्फोलॉजी भी सिमिलर दिखेगा, उसके पास जो जेनेटिक क्वालिटी इसके पास है ये जेनेटिक क्वालिटी इसके पास भी है, मतलब जेनेटिक भी सिमिलर है, ठीक है, सब चीज़ें सिमिलर दिखता है। उसको हम कौन सा क्रोमोसोम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। आपको शायद याद हो बेसिक है होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, मतलब एक ह्यूमन बींग के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से क्या है, पेयरिंग में बैठा रहता है। ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, बट फर्क क्या है, ये जो क्रोमोसोम है ये फादर का क्रोमोसोम है, ये किसका है, मदर का है, क्योंकि एज इट इज हमारे पास हमारा कोई क्रोमोसोम नहीं होता, एक मदर से एक फादर से मिलकर हमको क्रोमोसोम मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमको जानना है कि अलील्स क्या होते हैं। तो सर अलील्स बेसिकली क्या, कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये प्लांट का क्रोमोसोम है, प्लांट का ये ऊपर वाला जो पार्ट था ना, यहाँ पे एक कैरेक्टर था जो कि दिखाता था कि प्लांट का जो हाइट होगा वो टॉल होगा, कैपिटल टी मैंने लिखा, ठीक है। तो सेम कैरेक्टर सेम जगह पे सेम एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे मदर वाले क्रोमोसोम पे भी सेम ही चीज बैठा होगा, ठीक है, कैपिटल टी बैठा है। तो इसकी वजह से जो आगे का जनरेशन हो बेसिक कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, ओके। इवन सिर्फ आप टॉल कैरेक्टर नहीं, आप बोल सकते हो कि इनके फ्लावर का कलर्स का भी बात कर सकते हो। मैं इधर बोलता हूँ कि इधर पर्पल है, ठीक है, और इधर भी कैसा है बेसिक, या इधर व्हाइट कलर का फ्लावर है। ये जाहिर सी बात है कि कभी भी एक मदर और एक बोलते हैं ना बेसिक सिमिलर तो नहीं होंगे।
अगर मेरी कोई वाइफ है, मैं हूँ, तो हमारे में पूरा सिमिलरिटी सेम थोड़ी होगा। हो सकता है उसके हेयर के कलर अलग हो, मेरे अलग हो, मेरे आइज़ का कलर अलग हो, उसका अलग हो। तो हमेशा कभी भी ज़रूरी नहीं कि कैरेक्टर सेम हो, अलग भी हो सकते हैं। तो इस पर आपने क्या देखा कि कोई तो क्रोमोसोम है, उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा अलील्स या और भी बहुत सारे टाइप के अलील्स हो सकते हैं। मतलब कोई तो ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं जो एक पर्टिकुलर लोकाई पे, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट है, और वो पोजीशन सेम है दोनों क्रोमोसोम की। जहां इधर पे ये क्रोमोसोम का मार्किंग है, उधर ही इसका भी है। तो क्या लिखा है आपको यहाँ पे टर्म कि 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फॉर्म, मतलब क्या 2 या 2 से ज़्यादा आप फॉर्म पकड़ो किसी भी जीन के, ठीक है, वो कभी भी कैसा ऑक्यूपाई करेंगे जगहों को, अपनी ऑक्यूपाई करेंगे सेम लोकाई को। लोकाई मतलब क्या होता है, पोजीशन। सेम पोजीशन पे ये दोनों अपनी जगह क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। और ये दोनों क्रोमोसोम कैसा, ये भी वन है, ये भी वन है, मतलब कैसा क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसको हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया है टॉल कैरेक्टर के लिए कैपिटल डी, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी, और हो सकता है कि यहाँ पे एक और टॉल दिखाने के लिए कैसा हो, कैपिटल डी स्मॉल टी हो जाए। ठीक है, आगे हमारे पास बढ़ते, जो कि किसके बारे में बताता है, डोमिनेंट कैरेक्टर के ऊपर बताता है। डोमिनेंट क्या होता है, मतलब अगर एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि एक प्लांट का हाइट बहुत ज़्यादा टॉल है, एक प्लांट का हाइट डॉर्फ है, ठीक है, ये दोनों के पॉलिनेशन के बाद जो आगे का जनरेशन है ना, वो भी टॉल दिख रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको, इसमें मतलब मेन क्या है कि कोई तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत डोमिनेंट है, उसका ही कैरेक्टर सिर्फ आगे जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, और दूसरे का उसका क्रोमोसोम होने के बाद भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है ना, कभी भी एक क्रोमोसोम ये साइड से आएगा, एक क्रोमोसोम ये साइड से, दोनों क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला क्रोमोसोम बहुत डोमिनेंट है क्योंकि आगे के जनरेशन में दिखता है, इसके होने के बाद भी इसको दबा देता है बेचारा, इसी को खाली दिखने देता है। तो वही चीज़ होता है डोमिनेंट, मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अलील, अब अलील क्या सर, अलील मतलब क्या होता है कि जीन के ऊपर एक प्रेजेंट होने वाला कोई तो जगह, जहाँ पे बेसिक क्या है, कोई ना कोई कैरेक्टर रखा हुआ है। ठीक है, तो कभी भी जब अलील एक्सप्रेस होगा ना, एक्सप्रेस करेगा अपने कोई भी कैरेक्टर को अपने आगे वाले जनरेशन में, F1 जनरेशन मतलब होता है आगे वाला जनरेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट अलील, दूसरे अलील के होने के बावजूद भी ये अलील एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको कौन से कंडीशन में देखने मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखने मिलेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में। व्हाट डू मीन बाय हेट्रोजाइगस कंडीशन सर, देखो इसका कैरेक्टर क्या था, डॉर्फ, मेरा कैरेक्टर क्या था, टॉल, दोनों का कैरेक्टर क्या है इसमें, अलग अलग है। समझ में आ रहा है, बात तो एक ही हो रही है, हाइट की ही बात हो रही है, लेकिन अगर इनके फीचर्स की बात करें तो दोनों के पास फीचर क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए बोला गया ये आपको तभी मुमकिन है आगे देखना डोमिनेंट कैरेक्टर, जब दोनों के दोनों कैसे हो, अलग अलग हो। अगर मान लो ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, क्रॉसिंग करने के बाद जो आगे का जनरेशन है वो भी टॉल आया, तो कौन डोमिनेंट कौन रेसेसिव कैसे पता चलेगा। इसलिए कभी भी ये कंडीशन कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन होना चाहिए। ओके, वही आगे बात करते हैं, इसमें आपको कैरेक्टर दिया है जो कि रेसेसिव कैरेक्टर बताता है। रेसेसिव इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर। इसमें अलील एक्सप्रेस हो रहे थे, इसके अंदर अलील एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो इसमें आपने देखा कि ये जो कैपिटल टी था स्मॉल टी वाले लोग को दबा देता है, ठीक है, मतलब इसको एक्सप्रेस नहीं होने देता। तो यहाँ पे भी सेम ही बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्मॉल टी वाला बेचारा एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है दूसरे के होने की वजह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर। नेक्स्ट इज योर फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या कि जब भी आप कोई कैरेक्टर देखते हो, जब उसका फिजिकल अपीयरेंस आप खाली देखते हो, ठीक है, कि आप मेरे आंखों का कलर देख रहे हो, आप मेरे हेयर का कलर देख रहे हो, आप मेरा हाइट देख रहे हो, आप मेरे स्किन का कलर देख रहे हो, तो आप ये सारी चीज़ें बाहर से देख रहे हो, तो जो भी आप फिजिकल अपीयरेंस ऑब्जर्व करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। और जब आप उसके पीछे का जेनेटिक चीज़ देखने जाओगे तो उसको आप क्या बोलोगे, जीनोटाइप बोलोगे। जैसे ये देखो, मैं जेनेटिक देख रहा हूँ इसका कि भाई इसके पास भी कैपिटल टी है, इसके पास भी कैपिटल टी है, इसलिए जो इन दोनों का इनका जो प्रोजेनी दिख रहा है ये कैसा है, टॉल है। ठीक है, तो टॉल कैरेक्टर आप बाहर से देखते हो, नोन एज फिनोटाइप, और जब आप जीन्स को चेक करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, जीनोटाइप। तो यहाँ पे आपके दोनों टर्म्स एक ही बार में क्लियर हो गए कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, बाहर से दिखने वाला क्या है, इंडिविजुअल का अपीयरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जैसे टॉल है कि डॉर्फ है, वो क्या है। ठीक है, आगे वही जीनोटाइप की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें आप सीधा सीधा जेनेटिक मेकअप देखते हो उसका, कि वो क्या एक्सप्रेस करता है अपने किसी पर्टिकुलर ट्रेट को। जैसे टॉल के लिए कौन हो सकता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कैपिटल डी, या तो कैपिटल डी स्मॉल टी भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। वहीं डॉर्फ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, स्मॉल टी। तो आपने जब जीन लेवल पे देखा तो आपको पता चला कि जीनोटाइप क्या है, और आपने जब सिर्फ बाहर से देखा तो आपको पता चला फिनोटाइप क्या है। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे पास, जो कि होमोजाइगस और प्योर कंडीशन भी बोलते हैं उसको। होमोजाइगस कंडीशन मतलब क्या है, इसके अंदर इंडिविजुअल प्रोसेसिंग आइडेंटिकल अलील फॉर पर्टिकुलर ट्रेट। मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल के पास जब ये अलील जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, मतलब एज सिमिलर होंगे, कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे टॉल के लिए यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर क्या दिया है, कैपिटल टी, और डॉर्फ के लिए क्या कैरेक्टर दिया है, स्मॉल टी, तो इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ क्या देख रहे हो कि इनके बेसिक क्रोमोसोम दोनों क्रोमोसोम पे जो अलील प्रेजेंट है वो एज सिमिलर होना चाहिए एकदम।
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। और वही अगर उल्टा बात करो हेट्रोजाइगस, तो मतलब क्या होगा, जब दोनों ही क्रोमोसोम पे एक ही चीज के लिए दो अलग अलग क्या प्रेजेंट हो, अलील प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसलिए मैंने लिखा है इट इज अपोजिट ऑफ अ होमोजाइगस। आप क्या लिखोगे अगर आपको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, तो इंडिविजुअल पोसेसिंग आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, तो यहाँ पे आप वर्ड क्या यूज करोगे, डिफरेंट। ठीक है, इंडिविजुअल पोसेसिंग डिफरेंट अलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज नोन एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। जैसे एग्जांपल में आपको यहाँ पे दिया है कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो आपको बताता है टॉल कैरेक्टर। ठीक है, इसी के साथ आगे आपको बोला गया है प्योर लाइन। प्योर लाइन क्या होता है, ये भी भाई इंपॉर्टेंट बात है। प्योर लाइन क्या है, प्योर लाइन मतलब क्या होने वाला है कि यहाँ पे हम लोग ना एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को चुनेंगे। अभी तक आप सब जो पढ़ रहे थे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में पढ़ रहे थे, अब आप पूरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में पढ़ोगे कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि सबके सब होमोजाइगस होंगे। ठीक है, होमोजाइगस मतलब क्या, आइदर कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। ये हाइब्रिड वाला बीच में नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए प्रॉपर। तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है, अगर ये लोग कंटिन्यू अपने में ब्रीडिंग करते रहेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनके सारे प्योर कैरेक्टर देखने मिलेंगे खाली आपको। ठीक है, एग्जाम्पल मानते हैं एक ह्यूमन को लेके कि मान लीजिए कि मेरा हेयर का कलर ब्लैक है, ठीक है, और मेरी वाइफ का हेयर का कलर व्हाइट है। ठीक है, अब ये दोनों के पास बेसिक क्या अलग अलग कैरेक्टर है। अब जब आगे का प्रोजेनी आएगा तो उसमें क्या होगा, आइदर व्हाइट दिखेगा आइदर ब्लैक दिखेगा। ठीक है, या हो सकता है दोनों का मिक्सअप दिखे या कुछ अलग ही दिख जाए। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अलग कैरेक्टर देखने मिलेगा, जिसकी वजह से हमको प्योरिटी नहीं मिलेगी, प्योर लाइन कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे से करोगे, जैसे मेरा ही ब्लैक हेयर कलर है, जो मेरी वाइफ है उसका भी ब्लैक हेयर कलर है, आगे का जनरेशन भी कैसा आएगा, ब्लैक हेयर कलर आएगा। तो यही बोला गया है कि अगर टॉल कैरेक्टर आप प्लांट में बात करते हो तो ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, आगे क्या आएगा, कैपिटल टी। सेम एज फॉर डॉफ के लिए भी यही आएगा, छोटे कैरेक्टर जो छोटे प्लांट का कैरेक्टर है। तो कभी भी जानबूझ के ये चीज की जाती है ताकि एक ही बोलते हैं ना कैरेक्टर का पॉपुलेशन हम क्या कर पाए, ज्यादा कर पाए, और वो ट्रेड एकदम प्योरली क्या हो, सबको दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्योर लाइन। मतलब यहाँ पे बेसिक क्या था कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि होमोजाइगस कंडीशन के, इनके बीच में हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्योर लाइन। आगे बात करते हैं इसमें मोनोहाइब्रिड को लेके। तो मोनोहाइब्रिड क्या होता है, ये आपने आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। मोनोहाइब्रिड क्या होता है, बेसिक क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी भी दो स्पीशीज या दो इंडिविजुअल्स के बीच में आप क्या कर रहे हो, क्रॉसिंग करते हो, लेकिन उनके सिर्फ एक ही कैरेक्टर को नजर बोलते हैं ना एकदम नजर रख के, तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे आपने प्लांट लिया, प्लांट का आपने क्या कैरेक्टर लिया कि भाई मैंने एक प्लांट का कैरेक्टर लिया कि ये डॉर्फ है, छोटा है, एक प्लांट का कैरेक्टर लिया कि ये टॉल है। मतलब आप सीधा कौन सा कैरेक्टर देख रहे हो, हाइट देख रहे हो उसका, सिर्फ आपने हाइट को लेके बात किया, छोटा बड़ा मीडियम साइज क्या है उससे मतलब नहीं रखा। अगर सिर्फ आप एक ही कैरेक्टर को लेके बात करते हो दोनों पेरेंट्स के बीच में, और इनसे जब आप क्रॉस करके नया आगे का प्रोजेनी लाते हो, जो पहला जनरेशन होता है, उसको आप क्या बोलते हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हो या मोनोहाइब्रिड बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेम चीज लिख के दी है कि देयर इज अ क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स विद अ सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होगा, जाहिर सी बात है ना, एक मदर होगा एक फादर होगा। ठीक है, उसके बाद जब भी एक कभी भी आप खाली एक ही कैरेक्टर को देख के ये चीज करोगे, ठीक है, एंड प्रोड्यूस द यंग वंस, मतलब जो आगे के जनरेशन आएंगे आप खाली क्या देख रहे हो, एक ही कैरेक्टर देख रहे हो। जैसे इसमें देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, आपको कोई तो एक हाइब्रिड प्रोजेनी मिला, जो कि ये क्या होता है, ये होता है आपका कोई तो F1 जनरेशन। ठीक है, ये F1 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में ये पैदा हुआ, जो कि हाइब्रिड कैरेक्टर है, टॉल दिखाता है। तो इसमें सिर्फ आप देखना क्या चाहते हो, इसमें सिर्फ आप देखना चाहते हो हाइट का कैरेक्टर, बस एक ही कैरेक्टर को आपने नजर रखा है, इसलिए आपने बोला इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे F1 जनरेशन। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, यहीं बता दिया F1 जनरेशन क्या होता है। तो क्या है इसमें कि मैंने क्रॉस किया था किसी दो प्योर पेरेंट्स के बीच में, ये भी प्योर है ये भी प्योर है, बिकॉज एकदम अपना पूरा कैरेक्टर सही से रखते हैं, कैपिटल टी रखते हैं, स्मॉल टी ही रखते हैं। इनके बाद जो आगे का प्रोजेनी मतलब आगे का जो बच्चे आए उसको मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट फिलहाल जनरेशन, या इसी को मैं F1 जनरेशन बोलता हूँ। ठीक है, तो इसको ही मैं बोल रहा हूँ F1 जनरेशन, इसको बोला जाता है जब दो प्योर पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग होकर जब पहला जनरेशन आता है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज योर F2 जनरेशन। F2 जनरेशन क्या, देखो यहाँ पे यही चीज को मैं सेम यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यही चीज सेम यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, पहला आपको कोई तो हाइब्रिड आ गया, ठीक है, जो कि टॉल कैरेक्टर रखता है। अब मैं इसी के ही सेम आइडेंटिकल वाले से इंडिविजुअल से, इसके लिए मैं एक और आइडेंटिकल इंडिविजुअल लाता हूँ और उससे क्रॉसिंग करवाता हूँ ना, तो मेरे को ऐसे आगे के और चार जनरेशन, चार मतलब लोग इनके मिल सकते हैं, चार बच्चे मिल सकते हैं। तो जो ये जो कैरेक्टर हो गया ये तो F1 जनरेशन का हो गया। सर अभी आप बोल रहे थे ये F1 जनरेशन है तो F1 लिख दिया। इसी के साथ मैंने सिमिलर वाले किसी पेरेंट मतलब इनके पार्टनर के साथ मैंने क्रॉसिंग कराया, तो मेरे को आगे के जितने जनरेशन मिले वो सब क्या हो जाएंगे, मेरे F2 जनरेशन। ठीक है, आगे के जितने बच्चे मिले वो क्या हो जाएंगे, F2 जनरेशन। तो वही चीज़ें F2 जनरेशन में लिखा है कि जो प्रोजेनी पहले वाले में आई थी उसी के साथ में एक आइडेंटिकल उसका जैसा दिखने वाला इंडिविजुअल लाऊंगा और फिर उसके जितने बच्चे आएंगे वो क्या हो जाएंगे, F2 जनरेशन हो जाएंगे। तो प्रोजेनी ऑफ द F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलहाल जनरेशन
क्रॉस विद द आइडेंटिकल इंडिविजुअल, उसी की तरह दिखने वाले किसी इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करूंगा और उसके बाद जो भी प्रोड्यूस होंगे प्रोजेनी उनको मैं क्या बोलूंगा, F2 जनरेशन बोलूंगा। ओके, होप सो आपको यहाँ तक का एकदम इजीली क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो कि है पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड। देखो यहाँ पे तो मैंने ऐसा डायरेक्ट लिखा ना कि 4 ये बच्चे आने वाले, लेकिन ये कैसे आएंगे, क्या गारंटी है? तो मैं क्या करता हूँ, प्रोबेबिलिटी लगाता हूँ कि हो सकता है कि ये वाला टी भी स्पर्म बन सकता है, ये वाला टी भी स्पर्म बन सकता था, ये टी में स्पर्म बन सकता है, ठीक है। और ये सब जब फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, ये जनरेशन बनेगा। इसी के साथ इसका आइडेंटिकल इंडिविजुअल लाऊंगा और सबको फिर मैं क्या करूंगा, फिर से कंसिडर करूंगा क्या भाई ये टी भी स्पर्म बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, कुछ गारंटी नहीं, ठीक है। मतलब ये तो नहीं, ये तो मदर का रहेगा तो बेसिक 2 ओवम बनेगा और 2 स्पर्म बनने का चांसेस है। तो फर्टिलाइजेशन होने के कितने ज्यादा चांसेस है कि आगे का जनरेशन कैसा आएगा, उसी को मैं बोलता हूँ पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड, ठीक है। मतलब मैं क्या लगा रहा हूँ, अंदाजे लगा रहा हूँ कि अगर हाँ भाई कैपिटल टी वाला अगर मदर के स्मॉल टी वाले से फ्यूज हुआ तो क्या बनेगा, लेकिन अगर कैपिटल टी वाला मदर के कैपिटल टी से ही तो फ्यूज हो गया तो क्या बनेगा। तो मैं क्या लगा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ, पॉसिबिलिटी लगाते रहता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी टेबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है जब भी फर्टिलाइजेशन हो किसी अपोजिट सेक्स के बीच में, ठीक है, अपोजिट इंडिविजुअल्स के बीच में। तो यहाँ पे देखो आपको एक फीमेल का साइड दिया, एक मेल का साइड दिया, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और आप पूरा फिर इसके अंदर वेरिएशन लगाते हो तो आपको पता चलता है। जैसे आप पहले ये 2 करते हो तो आपको पता चलता है कैपिटल टी आएगा, फिर आप यहाँ का और यहाँ का करते हो तो पता चलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर आप इसको कर रहे हो इसके साथ तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में स्मॉल टी का आपको कैरेक्टर मिलेगा। तो 4 कैरेक्टर आपको मिलते हैं, इसी को बोला जाता है पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड मेथड। ओके, आगे आपको क्या दिया गया है कि इसके अंदर बोला है होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। ये ले भाई, यही बताया मैंने अभी, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, दिखने में सेम दिखेंगे पूरे के पूरे, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली स्ट्रक्चरली क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे, उसको मैं क्या बोलता हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम। सो यहीं पे आपको मार्किंग दिया है, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब ध्यान दो, बहुत ज़्यादा बैक क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन होता है 2 से 3 मार्क्स का पूछने का बैक क्रॉस के ऊपर। बैक क्रॉस क्या होता है सर, यहाँ पे ये पेरेंट था, प्योर पेरेंट था, ये भी प्योर पेरेंट है, ये शायद अगर बोलता फादर है, ये मदर है, ठीक है। इनके बाद कोई F1 जनरेशन आया, पैदा हुआ, बच्चा कोई पैदा हुआ, ठीक है। ये कौन हो गया, मेन F1 जनरेशन हाइब्रिड वेराइटी हो गई, ठीक है। अब बैक क्रॉस में क्या किया जाता है, प्लांट्स के केसेस में होता है ये चीज़ें। बैक क्रॉस में इस F1 जनरेशन को मैं पहले क्या करते थे, F1 जनरेशन के लिए उसी की तरह दिखने वाला कोई इंडिविजुअल लेके आता था मैं, ठीक है, और उसके बाद में कराता था। जैसे अगर ये मेल है तो इसके लिए मैं कोई सेम दिखने वाली फीमेल लेके आऊंगा जिसके पास सेम कैरेक्टर हो, ताकि आगे की जनरेशन प्रोड्यूस हो। लेकिन अब मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लांट के केस में मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो पहला जनरेशन आया ना, उसको आइदर उसके किसी रेसेसिव पेरेंट या तो उसके डोमिनेंट पेरेंट से मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। मतलब सीधी बात बोलूँ ना तो F1 जनरेशन को उनके पेरेंट से जब क्रॉस करोगे ना तो उसको बोला जाता है बैक क्रॉस, ठीक है। तो बैक क्रॉस क्या दिया इधर, क्रॉस बिटवीन द F1 प्रोजेनी विद देयर पेरेंट्स। F1 प्रोजेनी को उनके पेरेंट्स से क्रॉस करूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बैक क्रॉस। जैसे ये आपका F1 प्रोजेनी में यही प्रेजेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मैं इधर कोई भी एक पेरेंट से करूँ, चाहे डोमिनेंट वाले से चाहे रेसेसिव वाले से, उसको मैं क्या बोलता हूँ, बैक क्रॉस बोलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज एग्जैक्टली सेम एज द बैक क्रॉस, पूरा सिमिलर बैक क्रॉस की तरह। इसमें आपने क्या बोला कि हाइब्रिड को आप चाहे डोमिनेंट वाले से कराओ चाहे रेसेसिव वाले से कराओ, किससे भी आप क्रॉसिंग करा सकते हो। बस टेस्ट क्रॉस में क्या हो जाता है कि आप सेम इंडिविजुअल को, सेम हाइब्रिड को सिर्फ उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ कराओ, ठीक है। जो भी रेसेसिव कैरेक्टर है ना सिर्फ उसी के साथ आप क्या कराओगे, क्रॉसिंग कराओगे और आगे का जनरेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज दिया है कि क्रॉस करना है हमको F1 प्रोजेनी का, ठीक है, लेकिन कौन से पेरेंट से इस बार करना है, सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव पेरेंट के साथ करना है, ठीक है। तो आपके पास F1 प्रोजेनी में यही है F1 प्रोजेनी में कैपिटल टी स्मॉल टी, और यही रेसेसिव पेरेंट है, ठीक है, स्मॉल टी, तो इसके साथ मैंने क्रॉस कराया तो मेरे को पता चला कि बेसिक टेस्ट क्रॉस कैसे किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बैक क्रॉस में आप F1 प्रोजेनी को उनके किसी भी दोनों पेरेंट से क्रॉस करा सकते हो, नो इशू, इज अ बैक क्रॉस, ठीक है। बट टेस्ट क्रॉस में एक थोड़ा सा क्या है, फर्क हो जाता है कि उसी प्रोजेनी को आप डोमिनेंट कैरेक्टर के बदले सिर्फ किससे कराओगे, रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाओगे, ब्रीडिंग करवाओगे और आगे का जनरेशन प्रोड्यूस करोगे। इसका फायदा क्या होता है, अभी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर के और आगे पार्ट में पढ़ने वाले हम, कि टेस्ट क्रॉस का मेन मकसद ये होता है कि जो भी अपने पास ये प्रोजेनी है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है कि होमोजाइगस कंडीशन है, ये पता करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है मैं आपको ये आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा, ओके।
चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ध्यान देते हैं, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मतलब क्या होता है कि जो भी आप फिजिकल अपीयरेंस देखते हो उसको फिनोटिपिक बोलते हो, और जब आप जीन लेवल पे जाके देखते हो तो जीनोटिपिक बोलते हो। तो मैं आपको ये एग्जांपल समझाता हूँ, कंडीशन अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया है कि यहाँ पे प्योर पेरेंट्स है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक डोमिनेंट और एक क्या इसमें रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। इनसे मैंने जो जनरेशन बनाया वो कैसा था मेरा, ये हाइब्रिड नेचर का कोई तो कैरेक्टर है, ओके। और इसके बाद मैंने इनसे जब क्रॉसिंग करवाया आइडेंटिकल इंडिविजुअल देके, तो मेरे को पता चला कि 4 ये पॉसिबिलिटी बन सकती थी। देखो यहीं पे 4 पॉसिबिलिटी बनाया। मेल का हो सकता है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मेल के लिए मैंने बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मैंने एक फीमेल ला के रखा, तो यहाँ पे एक फीमेल का कैरेक्टर रखा, और क्रॉसिंग कराया तो एज इट इज जो यहाँ पे 4 लोग हैं ना, वही 4 लोग यहाँ पे बनाए मैंने, ठीक है। तो ये तो पहला आपका जो है ये तो F1 जनरेशन था। अब जो दूसरा आएगा वो क्या है, F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में आपको क्या देखने मिल रहा है कि कैपिटल टी जो कि टॉल कैरेक्टर देता है, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 दिख रहे हैं जो कि टॉल कैरेक्टर देते हैं, लेकिन स्मॉल टी जो कि क्या कैरेक्टर देता है, डॉर्फ मतलब छोटा कैरेक्टर देता है, ओके। तो सर इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या है? रेशियो वर्ड में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं आप सेंटेंस को रीड कर रहा हूँ एक बार। आपने जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए हैं आपके F2 जनरेशन में, ठीक है, जो भी हमारे पास F2 जनरेशन है इसके अंदर जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं, अब आप उसको ध्यान रखना है विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से। मतलब फिजिकली देखो कितने टॉल और कितने डॉर्फ दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फिजिकली मतलब आप बाहर से देख रहे हो कि कौन कैसा दिख रहा है। तो आपने देखा कि 3 कैरेक्टर जो इसमें है ये टॉल दिख रहे हैं, और एक लौता कैरेक्टर जो कैसा दिख रहा है, डॉर्फ दिख रहा है। तो आपने बोला कि 3 कैरेक्टर टॉल है फिनोटिपिक रेशियो में, और एक कैरेक्टर क्या है, डॉर्फ है, विच इज नोन एज, अगर आप इसको रेशियो में लिखोगे तो 3:1 बोलोगे। आपको ये बात क्लियर हो गया? बेसिक इसमें आप फिजिकल से आपने फिजिकली देखा कि कैसे, ओके। नेक्स्ट आपने देखा कि जीनोटिपिक रेशियो आपने बोला। जीनोटिपिक मतलब क्या था, जीन लेवल पे, मतलब आप देखोगे कि कौन से टाइप का अलील उसके पास प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा अलील है ये आप ध्यान दोगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर मुझे टॉल कैरेक्टर लाना है तो कैपिटल टी काम कर सकता है। तो मैंने देखा कि अगर कैपिटल टी है तो ये मेरे इसमें एक ही दिख रहा है, ठीक है, एक ही। वहीं मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी देखा, ये कितने थे मेरे पास, टोटल 2 है। और स्मॉल टी देखा तो ये कितने हैं, एक ही है। मतलब रेशियो कितना आया, 1:2:1। यह आपने देखा जेनेटिक लेवल पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीनोटिपिक रेशियो और वो हो गया आपका फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो में सर हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन कुछ नहीं, सेम लिखो ना, रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस था, यहाँ क्या लिखोगे, विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक मेकअप, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू। तो होप सो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। डाई हाइब्रिड आप खुद ही समझ गए। मोनो हाइब्रिड में जब हम क्रॉस करते किसी पेरेंट का, 2 पेरेंट का एक सिंगल कैरेक्टर लेके, तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। और जब उसी को हम लोग 2 डिफरेंट कैरेक्टर ले लेंगे तो वो क्या हो गया, डाई हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि क्रॉस बिटवीन द प्योर पेरेंट विद 2 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। प्योर पेरेंट्स के बीच में हमको क्रॉसिंग करना है, लेकिन 2 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके उसी को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल में मैं प्लांट का देख रहा हूँ कि पहला देख रहा हूँ कि उसके हाइट की बात कर रहा हूँ, एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है, ये मत सोचो, बस इतना ध्यान रखो, एक कैरेक्टर हो गया हाइट। दूसरा मैं बोलूंगा कि उसके फ्लावर के कलर्स अलग अलग है, एक पे पर्पल दिखता है, एक पे व्हाइट दिखता है, ठीक है। तो मैंने कैरेक्टर कितने चुने, एक तो हाइट का चुना, दूसरा मैंने कलर का चुना, बस हाइट और कलर खत्म, ये 2 कैरेक्टर चुना, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, डाई हाइब्रिड बोलता हूँ। क्रॉस बिटवीन द प्योर पेरेंट विद 2 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मैंने चुने, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे टॉल राउंड की बात क्या है, जो पी प्लांट का हाइट था और उसके जो सीड का शेप था वो राउंड था, एक ये डोमिनेंट कैरेक्टर थे। दूसरा डॉर्फ जो रेसेसिव कैरेक्टर था, एक प्लांट का हाइट छोटा था और जो उसके अंदर का जो पी का शेप मतलब बोल सकते हैं ना, जो मटर का दाना था वो थोड़ा सुकड़ा हुआ था, श्रिंक था, तो उसको मैंने क्या बोला, व्रिंकल्ड है, ठीक है। तो मैंने इसमें 2 कैरेक्टर देखे, एक तो शेप ऑफ द सीड या पीस का जो सीड था, और एक मैंने क्या देखा, हाइट ऑफ द बेसिक प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 कैरेक्टर लिखो जब देखता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलता हूँ, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ पे पूरी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ चुकी रहेगी, जो कि आपके बोर्ड्स को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड्स एग्जाम में यहाँ से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आना चांसेस होते हैं, और ये बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस इजीली पूछा जाता है, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ तक का पूरा समझ में आ गया रहेगा कि जेनेटिक टर्मिनोलॉजी क्या है, और एक छोटी सी जो हमारे जॉर्ज मेंडल की कहानी थी वो भी आपको समझ में आ गई होगी, ओके। सो थैंक यू सो मच, इसी तरह हमारे साथ बने रहे और आगे तक जुड़े रहे।